फिल्म की शुरुआत में हम सार्प नाम की एक औरत को देखते हैं जिसे गांव के लोगों ने पकड़ रखा था क्योंकि वो लोगों पर काला जादू करने के आरोप में सजा भुगत रही थी। उसके घावों पर नींबू का रस डाला जाता है जिससे उसकी तकलीफ और भी बढ़ जाती है। तभी वहां के रॉयल चीफ एम्बा उसे मौत की सजा सुनाता है क्योंकि उसके मुताबिक सार्प ने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन सार्प बार बार यही कहती है कि वो लोगों की मदद करना चाहती थी। फिर भी वहां मौजूद गुस्साई भीड़ उसे झूठी और शैतानी चुड़ैल कहकर पुकारती है। चीफ उसे भगवान से माफ़ी मांगने और अपने पापों का पश्चाताप करने को कहता है, लेकिन सार्प झुकने के बजाय सबको श्राप देती है। वो कहती है कि जब दोबारा दुख और भूख उनकी ज़िंदगी में लौटेगी तब यही लोग फिर उसके पास मदद मांगने आएंगे। वो उन्हें याद दिलाती है कि जब पूरा गांव गरीबी और भूख से तड़प रहा था तब उसी ने उन्हें दौलत दी थी। यहाँ तक कि जिनके बच्चे नहीं होते थे उन्हें भी उसने संतान का आशीर्वाद दिया था। सार्प दावा करती है कि उसकी शक्तियाँ किसी भगवान से नहीं आती। ये सुन भीड़ और भड़क उठती है। तभी चीफ उसे मारने का आदेश दे देता है। सार्प चिल्लाकर कहती है कि अगर उसे आज़ाद नहीं किया गया तो वो एक जंगली जानवर की तरह सबको मार डालेगी। लेकिन आखिरकार उसे मार दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो बात यह थी कि उसका सिर कटने के बावजूद हरकत कर रहा था, जिसका मतलब उसे सच में काले जादू और तंत्र विद्या में महारत हासिल थी। खैर, तो इसके बाद की कहानी कई साल बाद से शुरू होती है, जहां हम एलन नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो एक दुकान पर खाना ऑर्डर करती है, लेकिन खाने की कीमत 8,500 रुपये होती है और उसके पास इतने पैसे नहीं थे, जिस कारण वो परेशान हो जाती है। लेकिन दुकान वाली उस पर तरस खाकर उसे खाना दे देती है। खाना लेकर जब वो वापस लौट रही होती है तभी एक गुंडा चुपचाप उसका पीछा करने लगता है और अचानक उसके सामने आ जाता है, जो आते ही उसे मारना शुरू कर देता है। वो उसे ज़मीन पर गिराकर दबोच लेता है और उसके पिता का कर्ज वापस मांगने लगता है। वो धमकी देता है कि अगर आज रात तक पैसे वापस नहीं मिले तो वो उसे गलत रास्ते पर धकेल देगा और अपने पैसे वसूलेगा। थर की इंसान। ये सुन एलन तुरंत पास पड़ा एक कांच का बॉटल उठा लेती है, उसे तोड़कर उस आदमी के गर्दन पर लगा देती है और उसे पीछे हटने को कहती है। एलन उससे 3 दिन का समय मांगती है ताकि वो पैसे चुका सके। अपनी बात मनवाने के लिए वो हल्का सा उसकी गर्दन भी काट देती है, जिसे देख वो आदमी घबरा जाता है और आखिर पीछे हट जाता है। ये क्या गुंडा बनेगा, ये तो एक लड़की से डर जाता है। लेकिन जाते जाते वो उसे 3 दिन का वक्त देता है और चेतावनी देता है कि अगर वो पैसे नहीं लौटा पाई तो उसे जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद एलन वापस अपने अपार्टमेंट लौटती है, जहां वो अपने दोस्त घानी के पास अपने छोटे भाई भगास को वापस लेने जाती है। उसका हाथ बुरी तरह घायल था, लेकिन फिर भी वो उसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। तभी पास में एक और झगड़ा चल रहा होता है, जहां एक आदमी एक लड़की का अबॉर्शन करवाने के लिए थोड़े पैसे देकर अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहा था, जिस कारण वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। एलन अपने छोटे भाई को वापस कमरे में ले आती है। तभी भगास उससे कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है, तो एलन वही खाना उसे खिला देती है जो वो खरीद कर लाई थी। जिसके बाद दोनों साथ बैठकर खेलते हैं। वे तारों से भरे आसमान के नीचे बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद एलन को काम पर निकलना होता है। जाने से पहले वो भगास से अपने लिए प्रार्थना करने को कहती है, जिस पर भगास मासूमियत से कहता है कि वो प्रार्थना करेगा ताकि उसकी बहन बहुत सारे पैसे लेकर वापस आए और फिर वे दोनों हमेशा खुशी से साथ रह सकें। इसके बाद सीन फिर बदलता है, जहां एलन एक सुनसान जगह पर खड़ी दिखती है। तभी अचानक उसका मरा हुआ पिता उसके सामने आ जाता है। वो एलन को उनकी और उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार ठहराता है और धमकी देता है कि अब वो पूरी जिंदगी उसे तड़पाएगा। अपने पिता को उस भयानक हालत में देख एलन डर के मारे चीख पड़ती है और तभी उसकी आंख खुल जाती है, जिसका मतलब वो अब तक एक भयानक सपना देख रही थी। कुछ देर बाद वो खुद को संभालती है और काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब एलन अपने दोस्त घानी के कमरे में पहुंचती है तो वो अंदर से उनकी बहस की आवाज़ सुनती है। घानी अपने दोस्त फितरा को जुए, कर्ज और एक लड़की को प्रेग्नेंट करने के लिए दोष दे रहा था, लेकिन फितरा भी पलटकर जवाब देता है। वो कहता है कि असली मुसीबत तो तब शुरू हुई थी जब घानी एलन को इस सब में लेकर आया था। वे लोग कहीं चोरी करने का प्लान बना रहे थे। तभी एलन दरवाजे पर नॉक करती है और फितरा दरवाज़ा खोल देता है। एलन साफ कहती है कि वो भी इस मिशन का हिस्सा बनेगी और इस बार वो पीछे हटने वाली नहीं है। एलन को घानी दोबारा अच्छे से सोचने के लिए कहता है, लेकिन फितरा गुस्से में वो साफ मना कर देता है कि किसी भी हालत में वो एलन को अपने साथ नहीं ले जाएगा। तभी एलन उन्हें एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग दिखाती है, जिसे देख गुस्से में फितरा एलन का गला पकड़ लेता है और उसे उन धमकियों की याद दिलाने लगता है जो उसने पहले दी थी।
लेकिन एलन बिना डरे उन्हें दो रास्ते देती है। या तो वे उसे इस चोरी में अपने साथ शामिल करें, वरना वो ये रिकॉर्डिंग लेकर सीधे पुलिस के पास चली जाएगी। ये सुन फित्रा का गुस्सा और भड़क जाता है और वो उसे जान से मारने की धमकी देने लगता है। तभी घानी बीच में आकर उसे शांत करने की कोशिश करता है और एलन को समझाता है कि वो इतने खतरनाक काम में ना पड़े। लेकिन एलन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि घानी का दोस्त फित्रा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपनी बात साबित करने के लिए एलन वो रिकॉर्डिंग चला देती है जहां घानी और फित्रा चोरी की प्लानिंग कर रहे थे। जिसके बाद एलन घानी से कहती है कि वो दिल से बुरा इंसान नहीं है और शायद इसीलिए वो उस पर भरोसा कर रही है। इतना कहकर वो कुछ देर के लिए कमरे से बाहर चली जाती है, जबकि गुस्से से तिलमिलाया फित्रा वहां से निकल जाता है। घानी एलन को कुछ पैसे उधार देने की कोशिश करता है, लेकिन एलन साफ मना कर देती है। उसी वक्त घानी को अपनी दिवंगत माँ की कही हुई बात याद आती है कि जिंदगी में इंसान को अपनी सबसे बड़ी परेशानियों का सामना सीधे करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। एलन की आंखों में वही जज्बा और हिम्मत देखकर घानी आखिरकार उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम जिया नाम की एक और लड़की को देखते हैं जो फित्रा और घानी की दोस्त होती है और उनकी एक और साथी जो इस मिशन में उनके साथ जाने वाली थी। जिया एक कार में बैठी अपने फ़ोन में पुरानी यादें देख रही होती हैं। एक वीडियो में दिखता है कि गोल्ड मेडल जीतने से ठीक पहले वो गिर जाती है और रेस पूरी नहीं कर पाती। अब उसे तुरंत हार्ट सर्जरी की ज़रूरत थी और इसी वजह से वो उनके साथ जाने वाली थी। कुछ देर बाद फित्रा, घानी और एलन भी कार में आ जाता है। घानी एलन का परिचय जिया से करवाता है, जिसे सुन जिया हैरान रह जाती है और पूछती है कि क्या सच में एलन अब उन लोगों के साथ जाने वाली है। वो एलन को चेतावनी देती है कि घानी और फित्रा उसके लिए परिवार जैसे हैं। अगर उन दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ तो वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। तभी एलन सबके सामने वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर देती है ताकि वो साबित कर सके कि उसका इरादा गलत नहीं है। उसे सिर्फ पैसों की ज़रूरत है, उसकी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है। इसके बाद घानी एलन की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है और फिर वे सभी मिलकर चोरी के लिए निकल पड़ते हैं, एक मकसद के साथ, एक अनजान सफ़र पर, इससे बेखबर कि आगे क्या होने वाला है। खैर, वो सफ़र थोड़ा लंबा था और अगले दिन वे उस घर के सामने पहुंचते हैं जिसे लूटने की प्लानिंग उन्होंने की थी। लेकिन वहां पहुंचते ही वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि घर के बाहर पहले से ही एक कार खड़ी थी। उनकी पहले की जानकारी के मुताबिक हर शुक्रवार वो घर हमेशा खाली रहता था। इसलिए वे लोग तुरंत अपने इन्फॉर्मर डॉडी को फ़ोन लगाते हैं, जो उन्हें बताता है कि घर तो खाली ही होना चाहिए। शायद घर का मालिक कार लिए बिना कहीं गया होगा। लेकिन तभी खराब नेटवर्क की वजह से कॉल अचानक कट जाता है। घर के बाहर खड़ी उस कार को देख फित्रा उलझन में पड़ जाता है। घानी कहता है कि फिलहाल इस मिशन को रोक देना चाहिए, लेकिन फित्रा पीछे हटने से साफ इनकार कर देता है। वो घानी को उसकी परेशानियां और जिया की सर्जरी याद दिलाता है। धीरे धीरे माहौल गर्म हो जाता है और दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, जिस कारण उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी अचानक जिया की तबीयत बिगड़ने लगती है, जिसे देख फित्रा और घानी दोनों घबरा जाते हैं। जिया उन्हें समझाती है कि वे दोनों भाइयों जैसे हैं और ये लड़ने का समय नहीं है। ये सुन दोनों शांत हो जाते हैं, फिर एक दूसरे से हाथ मिलाकर माफ़ी मांगते हैं और फैसला करते हैं कि अंधेरा होने तक इंतज़ार करेंगे, उसके बाद ही घर के अंदर घुसेंगे। दूसरी तरफ एलन एक भयानक सपना देखकर डर के मारे चिकते हुए उठती है, जिसे सुन फित्रा उसे डांट देता है तो एलन तुरंत माफ़ी मांग लेती है और इसी के साथ आखिर वो वक्त आ जाता है जब उन्हें अपने मिशन को अंजाम देना था। उनका प्लान काफ़ी सीधा था। फित्रा, घानी और एलन घर के अंदर जाएंगे, जबकि जिया कार में बैठकर बाहर नज़र रखेगी। जिसके बाद तीनों धीरे धीरे गेट के पास पहुंचते हैं, दीवार फांदकर घर के अंदर घुस जाते हैं। फित्रा सामने वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि दरवाज़ा लॉक्ड है, लेकिन जैसे ही एलन उसे छूती है उन्हें पता चलता है कि दरवाज़ा तो पहले से खुला हुआ था। ये देख तीनों थोड़ा हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सावधानी से घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर पहुंचते ही वे घर में सामान ढूंढना शुरू कर देते हैं। फित्रा घानी और एलन से कहता है कि वे नीचे वाले फ्लोर पर कैश और कीमती सामान ढूंढे, जबकि वो खुद ऊपर जाता है। वे तय करते हैं कि 30 मिनट बाद सब वापस एक जगह मिलेंगे। तभी घानी एक कमरे के सामने रुकता है और एलन को चोरी करने के कुछ रूल्स समझाने लगता है। वो कहता है कि सिर्फ महंगी चीज़ें उठानी हैं, वो भी ज़्यादा मात्रा में नहीं, ताकि घर वालों को तुरंत शक ना हो। वो एलन को लालच ना करने की भी चेतावनी देता है। फिर उसे एक बैग पकड़ाता है और कमरे के अंदर भेज देता है, जबकि वो खुद दूसरे कमरे में चला जाता है और इसी तरह तीनों अलग अलग कमरों में बंटकर सामान ढूंढना शुरू कर देते हैं। ऊपर वाले फ्लोर पर फित्रा को कई कीमती सामान मिलते हैं,
जिन्हें वो जल्दी जल्दी अपने बैग में भरने लगता है। दूसरी तरफ घानी को एक कपबोर्ड के अंदर छुपा हुआ ढेर सारा कैश मिलता है, जिसे देख वो भी पैसे अपने बैग में भरना शुरू कर देता है। वहीं एलन एक ड्रॉअर खोलती है जहां उसे कुछ कंगन और अंगूठियां मिलती हैं। तभी अचानक उसके पास वाला दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है, जिसे देख वो थोड़ा डर जाती है, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती है। पहले तो वो सिर्फ कुछ गहने लेकर वापस जाने वाली होती है, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक उसका मन बदल जाता है और वो सारे ज्वेलरी अपने बैग में भरने लगती है। उसी वक्त घानी भी पैसों की गड्डियां अपने बैग में भरने लगता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ कपड़ों को हटाता है, वहाँ उसे एक औरत का कटा हुआ सिर दिखता है, जिसे देख वो डर के मारे पीछे हट जाता है। लेकिन जब वो दोबारा ध्यान से देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। तभी अचानक एलन को अपने छोटे भाई भगास की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन वो घबराकर उसे ढूंढने लगती है और बार बार उसका नाम पुकारती है। एलन की आवाज़ सुन घानी भी कमरे से बाहर निकल आता है, जहां वो एलन को बेसमेंट की सीढ़ियों के पास खड़ा देखता है। लेकिन जब एलन कहती है कि उसने अपने भाई की आवाज़ सुनी है, तो घानी उसे समझाता है कि यह नामुमकिन है। घानी को नीचे से एक बहुत ही भयानक और सड़ी हुई बदबू आने लगती है, जिस कारण वो बेसमेंट में जाने से मना करता है, लेकिन एलन जिद करने लगती है और आखिरकार घानी को उसके साथ नीचे जाना पड़ता है। दूसरी तरफ ऊपर वाले कमरे में फितरा को शीशे में कुछ अजीब दिखाई देता है। अचानक उसे ऐसा महसूस होता है जैसे मिरर में दिख रहे रिफ्लेक्शन के पेट के अंदर से एक बच्चा बाहर निकल रहा हो, लेकिन अगले ही पल उसे समझ में आ जाता है कि वो सिर्फ एक भ्रम था। इधर बेसमेंट में पहुंचते ही एलन और घानी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें कई लाशें दिखती हैं, जिन्हें देख वे तुरंत समझ जाते हैं कि इस घर में कुछ बहुत गलत चल रहा है। तभी अचानक वहां एक लड़की दिखाई देती है जो उनसे मदद की भीख मांगने लगती है। घानी तुरंत उसकी मदद करने आगे बढ़ता है। वे लोग जल्दी से वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी अंधेरे में उन्हें एक और इंसान खड़ा दिखता है, जो हाथ हिलाकर उनकी तरफ इशारा कर रहा था, जिसे देख वे फितरा को आवाज़ लगाते हैं। अब वे बस किसी भी तरह उस लड़की को लेकर उस घर से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वे दरवाज़ा खोलते हैं उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। वहाँ दरवाजे की जगह एक अजीब सी दीवार खड़ी थी, जिसे देख वे समझ नहीं पाते कि आखिर ये कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ बाहर गेट के पास बैठी जिया लगातार घानी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ बहुत गलत महसूस होने लगता है। तभी अचानक घानी की जगह एलन जवाब देती है, जिसे सुन जिया घबरा जाती है और उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है। इधर फितरा अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में घर के सामान तोड़ना शुरू कर देता है। तभी वो एक गैस सिलेंडर उठा लेता है और एक्सप्लोजन कर देता है। उसे उम्मीद थी कि शायद इससे बाहर निकलने का रास्ता खुल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। ये देख फितरा और ज़्यादा भड़क जाता है और सारी गलती एलन पर डालने लगता है। वो कहता है कि वे पहले भी कई घरों में चोरी कर चुके हैं, लेकिन कभी ऐसी डरावनी मुसीबत में नहीं फंसे। तभी फितरा एलन का बैग चेक करता है, जहां उसे कंगन और अंगूठी मिलती है। ये देख वो गुस्से में उस पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसने रूल्स तोड़कर चोरी की थी। एलन मजबूरी में मान लेती है कि उसने पैसों की तंगी की वजह से ऐसा किया। वो कहती है कि वो पूरी जिंदगी चोर बनकर नहीं जीना चाहती। तभी घानी बीच में आकर दोनों को शांत करता है और कहता है कि वो घर से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने जा रहा है। लेकिन तभी वो लड़की घानी से अपने पास रुकने की विनती करती है, जिस कारण फितरा और एलन साथ मिलकर घर में दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए भेज देता है। लेकिन जाने से पहले फितरा अपनी सुरक्षा के लिए घानी को एक चाकू दे देता है। घर में रास्ता ढूंढते हुए एलन और फितरा को एक फैमिली ट्री दिखता है, जहां उनकी नज़र दो औरतों के नाम पर पड़ती है, सुखमा पत्रिका और सिद्धरास्मी पत्रिका। हैरानी की बात यह थी कि दोनों की जन्म तारीख एक ही थी। दूसरी तरफ वो लड़की धीरे धीरे कुछ फुसफुसाने लगती है, जिसे सुनने के लिए घानी उसके करीब जाता है। लेकिन तभी अचानक उस लड़की की आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं और उसके मुंह से एक कीड़ा निकलकर सीधे घानी के कान में घुस जाता है। ये देख घानी दर्द से चीख उठता है। तभी वो लड़की डरावनी आवाज़ में कहती है कि यहाँ मौजूद सब लोग मर जाएंगे। अगले ही पल घानी को अजीब अजीब हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। वो देखता है कि उसके तीनों दोस्त बेरहमी से मारे जा चुके हैं और उनकी लाशों को बोरियों में भर दिया गया है, जिन पर वही डरावने कीड़े रेंग रहे थे। घानी की चीख सुन फितरा और एलन तुरंत वापस उस कमरे की तरफ भागते हैं, लेकिन जब वे वहां से बाहर निकल रहे होते हैं तभी उनकी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ती है, जिसमें फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई सार्प की मौत का दृश्य बना हुआ था। वहां से निकलते वक्त अचानक एलन को अपना छोटा भाई भगास दिखाई देता है, जिसे देख वो उसके पीछे पीछे ऊपर की तरफ चली जाती है, जबकि फितरा घानी के साथ ही रुकता है। लेकिन अचानक घानी को फितरा दिखाई नहीं देता। उसकी जगह उसे वहीं अजीब लड़की खड़ी दिखाई देती है।
फितरा बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका दोस्त है, लेकिन घानी के हेलुसिनेशन में वो लड़की कह रही थी कि उसने उसके सारे दोस्तों को मार दिया है और अब अगला नंबर उसी का है। ये सुन घानी डर के मारे चाकू निकाल लेता है। फितरा उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन घानी को लगता है कि वो लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही है और डर के मारे घानी उस पर चाकू से वार कर देता है। तभी वो लड़की घानी से कहती है कि उसी ने उसके सारे दोस्तों और परिवार को मारा है, जबकि असलियत में फितरा लगातार घानी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन फिर खुद को बचाने के लिए फितरा उसे जोर से लात मारकर पीछे धकेल देता है और किसी तरह खुद को बचा लेता है। तभी वो डरावनी लड़की फिर से घानी को धमकी देती है और कहती है कि इस घर से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। डर के मारे फितरा भागकर एक दूसरे कमरे में घुस जाता है और तुरंत दरवाज़ा बंद कर लेता है। दूसरी तरफ घानी लगातार दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक जोरदार टक्कर की वजह से फितरा ज़मीन पर गिर पड़ता है और तभी उसकी नज़र छत पर बने एक अजीब सिंबल पर जाती है। अगले ही पल उस सिंबल में से एक कीड़ा निकलकर सीधे उसके मुंह के अंदर घुस जाता है। वो कीड़ा धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर रेंगने लगता है, जिसे महसूस कर फितरा डर से पागल हो जाता है और उसे मारने के लिए खुद ही अपने पर चाकू से वार करने लगता है। तभी अचानक छत पर बना वो सिंबल एक असली कीड़े में बदल जाता है और सीधे उसके चेहरे पर आ गिरता है। दूसरी तरफ जिया लगातार वॉकी टॉकी पर फितरा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। फितरा जवाब देता है कि वो बाहर यार्ड में है, लेकिन जिया को वो कहीं दिखाई नहीं देता। तभी अचानक वही डरावनी लड़की जिया के सामने लटकती हुई दिखाई देती है, जिसे देख जिया घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल वो उसे जोरदार मुक्का मारकर नीचे गिरा देती है। लेकिन तभी अचानक उस लड़की की गर्दन पूरी तरह पीछे घूम जाती है, जिसे देख जिया के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उसे समझ में आ जाता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है। जिसे देख डर के मारे जिया वहां से भागने लगती है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती। अचानक वो जमीन पर गिर पड़ती है और रोते हुए अपने भाइयों को न बचा पाने के लिए खुद को दोष देने लगती है और कमजोर दिल के वजह से उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो मारी जाती है। दूसरी तरफ एलन एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जो कई सारे मैनिक्विन्स से भरा हुआ था। तभी अचानक एक कीड़ा उसके ऊपर भी गिर जाता है। कुछ देर बाद उसे भगास दिखाई देता है, जो उसे एक न्यूज़पेपर देता है जिसमें तिब्बत में हुए एक भयानक सड़क हादसे की खबर छपी हुई थी। लेकिन अगले ही पल भगास अचानक गायब हो जाता है और उसके पीछे एक मैनिक्विन खड़ा दिखने लगता है। तभी अचानक उसके मरे हुए पिता की डरावनी परछाई भी वहां आ जाती है, जिसे देख एलन डर के मारे भागती है और दूसरे कमरे में जाकर छुप जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कोई पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में एक आदमी घानी और एलन को एक साथ लेकर आता है और उनके ऊपर कोई लिक्विड स्प्रे करता है ताकि उनके शरीर के अंदर मौजूद कीड़े बाहर निकल सकें। वो आदमी अपना नाम उरिप बताता है और बताता है कि वो उन्हें दोनों को मीडियन ब्लैक मैजिक नाम के एक खतरनाक काले जादू से बचाया है। ये ऐसा काला जादू है जो इंसान को पागल बना देता है। वो आगे समझाता है कि इस डार्क रिचुअल में कीड़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो इंसान के दिमाग में भयानक हेलुसिनेशंस पैदा करते हैं। वो आदमी फिर उनसे पूछता है कि आखिर उन्होंने उस रहस्यमयी लड़की को भागने क्यों दिया, जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता। फिर उरिप उनसे सवाल करने लगता है कि क्या वे काला जादू सीख रहे हैं और आखिर वे इस घर में क्यों आए थे। तब घानी उसे सारी सच्चाई बताता है कि वे यहाँ किसी शैतानी रिचुअल के लिए नहीं आए थे। मजबूरी और गरीबी की वजह से वे सिर्फ चोरी करने गुस्से थे। ये सुन उरिप उन्हें बेवकूफ़ कहता है और चेतावनी देता है कि जिस लड़की को वे छोड़ आए हैं वो बेहद खतरनाक है। उसकी शक्तियाँ उनकी सोच से भी कहीं ज़्यादा भयानक हैं। तभी एलन बीच में आकर उरिप से पूछती है कि वो आखिर है कौन। तब उरिप अपना परिचय देता है। वो कहता है कि उसका नाम उरिप महिस्वारो है और वो एक शाही परिवार का वारिस है। पिछले 20 सालों से वो काला जादू करने वालों का शिकार कर रहा है और उन्हें खत्म करता आ रहा है। उरिप बताता है कि वो इस घर में सार्प की शैतानी पैरावांगन विरासत को ख़त्म करने आया है, लेकिन शुरू में कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अपनी बात को साबित करने के लिए उरिप अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उन दोनों को अतीत में ले जाता है, जहाँ से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। अतीत में सार्प, जिसे सितारास्मी पत्रिका के नाम से भी जाना जाता था, अपने समय की सबसे शक्तिशाली तांत्रिक थी। उसके पास एक अलौकिक शक्ति थी जिससे वो एक सुपर नेचुरल एंटिटी बना सकती थी, जिसे कोडाम या पिरावांगन कहा जाता था, और उस एंटिटी का नाम था व्राजित। सार्प ने एक बहुत ही खतरनाक समझौता किया था। उसके वंश में जो भी लड़की उसी तारीख को पैदा होगी जिस दिन सार्प का जन्म हुआ था, वो उसका नया शरीर बनेगी, जिसके जरिए सार्प और व्राजित अमर हो जाएंगे।
उरिप बताता है कि जिस लड़की को वे लोग भागने में मदद करते आए हैं वो असल में सुखमा ही है और इस श्राप को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ख़ास तलवार। उरिप आगे बताता है कि भले ही सार्प मर चुकी है लेकिन उसकी आत्मा आज भी बदले की आग में जल रही है। इसके बाद उरिप उन्हें वापस उसी घर में ले आता है और समझाता है कि वो वहाँ इसलिए आया था ताकि व्राजित की शक्ति सुखमा तक ना पहुँच पाए। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उरिप ने सुखमा को कमज़ोर करने के लिए उसके पूरे परिवार को मार डाला था। उसके बाद उरिप अपने शक्तिशाली मंत्रों का इस्तेमाल कर सुखमा के हाथ पैर बांध देता है जिससे वो पूरी तरह कैद हो जाती है। फिर उरिप उन मंत्रों से भरे हुए कीलों को चारों तरफ ठोकने लगता है लेकिन तभी अचानक सुखमा उस पर हमला कर देती है। इस हमले की वजह से उरिप बुरी तरह कमज़ोर हो जाता है और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। घानी और एलन उसे समझाते हैं कि उनका उसकी योजना खराब करने का कोई इरादा नहीं था। तभी अचानक घानी को फितरा की याद आती है। वो घबराकर उरिप से अपने दोस्त को ढूंढने में मदद मांगता है लेकिन उरिप कहता है कि उससे पहले उन्हें तलवार को ढूंढना होगा। वो बताता है कि ये तलवार 200 साल पहले गायब हो गई थी लेकिन उसे उसकी मौजूदगी इसी घर में महसूस हो रही है। तभी घानी को नीचे की तरफ जाती हुई एक सीढ़ी दिखाई देती है। उरिप कहता है कि अगर उन्हें अपने दोस्तों को बचाना है तो उसके लिए उन्होंने पहले सुखमा को रोकना होगा, जिसके लिए उन्हें जल्द से जल्द उस तलवार को ढूंढना होगा। तो तीनों सावधानी से नीचे उतरना शुरू करते हैं लेकिन अगले ही पल तीनों नीचे गिर पड़ते हैं। नीचे पहुंचते ही एलन चौंक जाती है क्योंकि वो जगह असल में वही जगह थी जिसे वो अपने सपने में देखा करती थी। ये सुन उरिप पूरी तरह चौंक जाता है। तभी अचानक एलन अजीब तरह से व्यवहार करने लगती है। घानी को यकीन ही नहीं होता कि एलन ने सच में इस जगह को सपने में देखा होगा लेकिन अगले ही पल वे नोटिस करते हैं कि एलन उनके साथ नहीं है। तभी वो अचानक उनके सामने प्रकट होती है और कोई रहस्यमय मंत्र पढ़ने लगती है। लेकिन अब एलन एक सुपरनैचुरल ट्रांस में जा चुकी थी। वो बार बार एक ही बात दोहराने लगती है, वापस आओ, वापस आओ, और फिर वो अपना हाथ दीवार पर रख देती है। तभी अचानक वहाँ छुपी हुई तलवार सामने आ जाती है। ये देख उरिप बताता है कि ये तलवार सच्चाई, साहस और शक्ति का प्रतीक है और इसके अंदर परावांग और गरुड़ की आत्मा बसती है। लेकिन जैसे ही वे उस तलवार को बाहर निकालते हैं तभी एक ज़बरदस्त सुपरनैचुरल शक्ति उन सबको दूर फेंक देती है। इतना ही नहीं, दरवाजे के सामने की दीवार भी टूट कर बिखर जाती है। इस धमाके की वजह से उनकी लोकेशन सबके सामने आ जाती है और अब सुखमा को पता चल चुका था कि वे कहाँ हैं। कुछ ही देर में सुखमा वहाँ पहुँच जाती है और तलवार मांगने लगती है। वो धमकी देती है कि अगर उन्होंने तलवार उसे नहीं दी तो वो सबको मार डालेगी। तभी एलन तुरंत अपनी शर्ट उतारकर तलवार को ढक देती है ताकि सुखमा उसे देख ना सके। लेकिन जैसे ही सुखमा कोई मंत्र पढ़ना शुरू करती है उरिप उन दोनों को वहाँ से भागने के लिए कहता है। उनके निकलते ही उरिप खुद एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ने लगता है जिससे सुखमा कुछ देर के लिए उनका पीछा नहीं कर पाती। बाहर निकलने के बाद उन्हें जिया की लाश मिलती है जिसे देख घानी टूट जाता है और रोने लगता है। दूसरी तरफ अंदर सुखमा उरिप पर हमला कर देती है। सुखमा कहती है कि अब उसकी ज़िंदगी और मौत दोनों उसके हाथ में है। इसके बाद वो एक भयानक काला जादू वाला मंत्र पढ़ना शुरू करती है जिससे वहाँ पड़े मृत शरीरों में शैतानी आत्माएं प्रवेश करने लगती हैं और एक एक करके सभी लाशें उठने लगते हैं और वे सीधे एलन और घानी को मारने के लिए बाहर निकल आते हैं। ये देख दोनों तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। घानी किसी तरह एलन को घर की बाउंड्री के बाहर पहुँचा देता है और उससे अकेले भाग जाने के लिए कहता है। वो चेतावनी देता है कि अगर वो यहाँ रुकी तो मारी जाएगी। घानी उसे बताता है कि उसके कमरे के ड्रॉअर में कुछ पैसे रखे हैं जिन्हें वो और भगास लेकर नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। मतलब वो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए खुद की ज़िंदगी सेक्रीफाइस करने वाला था लेकिन एलन जाने से इनकार कर देती है। फिर भी घानी बार बार उसे समझाता है और भगास की याद दिलाते हुए वापस जाने को कहता है। घानी कहता है कि इंसान की ज़िंदगी किसी जादूगर के हाथ में नहीं बल्कि भगवान के हाथ में होती है। तभी वो ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं लेकिन घानी उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ता रहता है। वो जिया की लाश को देखकर कहता है कि वो उसे और फितरा को अकेला छोड़कर नहीं जाएगा क्योंकि वही उसका असली परिवार है। लेकिन तभी अचानक ज़ॉम्बी बन चुका फितरा पीछे से घानी पर हमला कर देता है। अगले ही पल बाकी ज़ॉम्बी भी घानी पर टूट पड़ते हैं और उसे पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं। दूसरी तरफ एलन किसी तरह कार तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो कार स्टार्ट करती है तभी सुखमा वहां आ जाती है। इसके बाद वो एक और श्राप वाला मंत्र पढ़ना शुरू करती है और ज़मीन के अंदर से कीड़े निकलकर उसके मुंह के अंदर जाने लगते हैं।
दूसरी तरफ कार के अंदर बैठी एलन अपने तीनों दोस्तों की तस्वीर देखती है और खुद को हार न मानने के लिए हिम्मत देती है और कार को पूरी तेज़ी के साथ चलाते हुए सीधे सुखमा को पेड़ से जाकर बुरी तरह कुचल देती है। इसके बाद एलन कार से बाहर निकलती है। हाथ में चाकू लेकर वो एक एक करके बाकी बचे ज़ॉम्बियों को मारना शुरू कर देती है। जब वो फितरा पर हमला करने जाती है तभी घानी उसे शांत करता है और कहता है कि उसे डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगले ही पल घानी की मौत हो जाती है और वो खुद भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। तभी सुखमा एलन का मजाक उड़ाने लगती है। वो उसे कमज़ोर कहती है। सुखमा कहती है कि मौत अंत नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत होती है। इसके बाद वो अम्बा सर्प के श्राप की शक्ति छोड़ने की धमकी देती है। ये सुन एलन तलवार उठा लेती है और एक बार फिर सुखमा पर टूट पड़ती है। सुखमा उसके दिमाग को कमज़ोर करने की कोशिश करती है। वो अचानक एलन के पिता का रूप ले लेती है और उस पर एक भयानक मानसिक हमला शुरू कर देती है। सुखमा उसे उसके माता पिता की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराने लगती है और उसे ये कहकर डराती है कि उसका भाई भगास भी मर चुका है। इसके बाद वो एलन को ज़मीन पर गिरा देती है और तलवार छीन लेती है, लेकिन वो उसे ज़्यादा देर तक पकड़ नहीं पाती। तभी एलन दोबारा तलवार छीन लेती है और उसकी गर्दन पर वार कर देती है, जिससे सुखमा वापस अपने असली रूप में आ जाती है और फिर से हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार एलन उसका काम तमाम कर देती है और एक डायन का आतंक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है या रुक जाता है। खैर, तो पोस्ट क्रेडिट सीन में हम भगास को देखते हैं जो घानी को ढूंढते हुए उसके कमरे के बाहर घूम रहा था। दूसरी तरफ एलन उसे जल्दी से वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वे नीचे आते हैं वही गुंडा फिर से एलन का रास्ता रोक लेता है। इस बार एलन उसे उसके पैसे वापस दे देती है। पैसे लेने के बाद वो गुंडा कहता है कि अब उसके पिता का कर्ज ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर वो एक बेहद गंदी पेशकश करता है। ये सुन एलन बिना एक पल गवाए तलवार निकाल लेती है और उसकी गर्दन पर हल्का सा कट मार देती है। हालात बिगड़ते देख उस गुंडे के साथ ही डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और उसे अकेला छोड़ देते हैं। एलन देखती है कि वो तलवार अचानक बहुत भारी हो गई है। तभी उरिप आकर बताता है कि ये कोई साधारण तलवार नहीं है, इसे धर्म और न्याय के लिए बनाया गया था और इसका इस्तेमाल कोई भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। उरिप कहता है कि इस तलवार ने खुद एलन को चुना है। वो उसे चेतावनी देता है कि उसे इस तलवार का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये उसे अलौकिक शक्तियाँ तो देगी लेकिन बदले में एक बहुत बड़ी कुर्बानी भी लेगी। और आखिर में एलन उस तलवार को स्वीकार कर लेती है, जिसके साथ ही ये आखिरी सीन यहीं कट हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहाँ डर का बसेरा हो।